गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2023। तो ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट जो है अभी रिलीज़ की गई है। इसमें ये देखा गया है कि जनरल डिक्लाइन हो रहा है बहुत सी बर्ड स्पीशीज़ का। लेकिन एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, जैसे इंडियन पी फाउल, रॉक पिजन, एशियन कोयल, हाउस क्रो, इन सब में जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले तो हम इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ये रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स पार्टनरशिप जो है उन्होंने निकाली है, जो कि 13 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की एक पार्टनरशिप है। ठीक है। अब ये रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी हमारे बर्ड स्पीशीज़ के बारे में। कुछ ही स्पीशीज़ के बारे में हमें आज तक पता था। ये 2023 की जो रिपोर्ट है ये सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन जो है 2020 में आया था, और उसमें जो है बताया गया था कि कैसे जो है हमारे बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कंट्री में फैली हुई है। बर्ड्स को जो है लो, मॉडरेट, हाई कैटेगरीज ऑफ कंजर्वेशन प्रायोरिटी के अंदर जो है वो एक तरह से डिस्टिंग्विश किया गया था, और उसके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो 60% जो स्पीशीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में हैं। हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फूड रिसोर्सेज में, उसकी वजह से जो है ये स्पीशीज़ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बर्ड्स जो खासकर वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, उनमें तो सबसे तेज़ी से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ डेकेड से। इंडियन पी फाउल जो है उनमें जो है हमको इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। 150% इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें पी फाउल की पॉपुलेशन में। और क्रॉप डैमेज जो है हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो है ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी जो है पॉपुलेशन के ऊपर, बर्ड्स की पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है। तो अगर हम देखें मेजर थ्रेट्स हैं क्या बर्ड स्पीशीज़ को, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, अर्बनाइजेशन, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे जो है थ्रेट्स हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स भी जो है एक थ्रेट है हमारे जो बर्ड्स के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है एवियन डिसीजेस फैल रही हैं, इलीगल हंटिंग और ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो हमें कुछ जो है बर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत है, खासकर स्पेसिफिक ग्रुप्स को। बर्ड पॉपुलेशंस को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और जो है रिवर, वाटर और वेस्टलैंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को भी कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, ताकि या एक दूसरे के अगेंस्ट काम ना करें। फिर सिटीजन्स को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, उनको पार्टिसिपेशन उनकी भी होनी चाहिए, ताकि जो है हम बर्ड पॉपुलेशन और उनके हैबिटेट को कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी को रिसेंटली ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर दिया गया है ग्रीक प्रेसिडेंट द्वारा एथेंस में। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रीस का। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीस के स्टेचर को एनहेंस करने में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हो। 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इस स्टार के जो इस अवार्ड के जो स्टार है उसके फ्रंट साइड में गॉडेस एथेना की जो है वो डिपिक्शन बनी हुई है। अगर हम ग्रीस के बारे में देखें, साउथ ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है, सदर्न टिप ऑफ बल्कान पेनिनसुला में पड़ती है। इसका ऑफिशियल नेम है हेलेनिक रिपब्लिक। रग्ड माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, लेक है। लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड जो है वो क्रेट है। ठीक है। तो ग्रीस जो है उसको हम क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिलोसफर्स जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल यहाँ पर ही जो है वो आपको देखने को मिले। ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंस अपनी ली थी ऑटोमन एम्पायर से अर्ली 19th सेंचुरी में। और यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो जो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जिनके पास मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर भी जो है वो गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज करती है। स्पोकन लैंग्वेजेस यहाँ पर ग्रीक है, और जो है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और टर्किश भी यहाँ पर बोली जाती है। खासकर एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ओलंपिक्स गेम्स यहीं से ही ओरिजिनेट हुई, एंशियंट ग्रीस से। 776 बीसी में पहली बार जो है ओलंपिया में ये ओलंपिक गेम्स हेल्ड की गई थी। अगर हम इंडिया और ग्रीस के बारे में हिस्टोरिकल लिंकेजेस देखें तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं 2500 साल से आपस में कांटेक्ट में है। मौर्यन किंग्स ने जो है और ग्रीस के साथ जो है कॉइनेज और राइटिंग्स की ट्रेड शुरू किया। अलेक्जेंडर का एक्सपेडिशन भी जो है जब आया तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वहाँ तक आ गया था। अर्थशास्त्र भी जो है यावन एम्बेसडर, यावन कौन होते हैं? ग्रीक, उनके बारे में बात करता है। गंधार आर्ट हमारा आपको बहुत पता है, फेमस है। इंडियन और ग्रीक इन्फ्लुएंसेस का दोनों का फ्यूजन है उसमें। अगर हम पॉलिटिकल लिंकेजेस देखें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1950 में बनाए गए, और कश्मीर के ऊपर जो है ग्रीस की पोजीशन वही है जो हमारी इंडिया की पोजीशन है। ग्रीस जो है इंडिया की परमानेंट सीट को भी जो है सपोर्ट करता है यूएनएससी में। ट्रेड और कॉमर्स भी जो है
तेज़ी से बढ़ रहा है, 4 गुना जो है वो बढ़ गया है पिछले 7-8 साल में, ठीक है? और डिफेंस कोऑपरेशन भी जो है हमारा बढ़ा है। अगर हम बिल्कुल रीसेंट देखें तो जुलाई 2023 में इंडियन नेवी की शिप जो है सुदा बे, क्रेटे जो उनका सबसे बड़ा आइलैंड है, वहाँ पर आईएनएस चेन्नई भी अभी गई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है इसरो के बीच में और वहाँ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वहाँ के कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च के बारे में, जो कि जिसका नाम है कॉस्पार, ठीक है? कल्चर भी ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। डिमित्रियोस गैलेनोस ये एक ग्रीक थे जो फर्स्ट इंडिया यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट थे जिनको वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिली। उन्होंने कई जो है संस्कृत टेक्स्ट को ग्रीक में ट्रांसलेट किया, ठीक है? अगर इंडियन कम्युनिटी के बारे में देखें तो लगभग 11,000 के आसपास वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शिव शक्ति। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो पॉइंट जहां पर चंद्रयान 3 लैंडर टचडाउन किया था उसको शिव शक्ति कहा जाएगा। और ये उन्होंने अनाउंस किया जब वो इसरो साइंटिस्ट को ISTRAC में इस ट्रैक में बेंगलुरु में एड्रेस कर रहे थे। तो अगर हम कुछ की हाइलाइट्स देखें तो उन्होंने शिव शक्ति नाम रखा है उस पॉइंट का जहाँ पर चंद्रयान 3 जो है वो टचडाउन हुआ। और नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया गया है 23 अगस्त को, जो कि जब हमने हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून की है। इसी दिन अब से जो है हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्पिरिट को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इंडिया अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ गया है। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, और हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ चुके हैं। और ये जर्नी जो थर्ड से फर्स्ट की थी उसमें इसरो जैसी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यंग जनरेशन को उन्होंने बोला है कि एस्ट्रोनॉमिकल फार्मूलाज और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी दिए हैं उसको भी जो है आप स्टडी करो। अगर हम इस ट्रैक के बारे में देखें तो बेंगलुरु में लोकेटेड है। ट्रैकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल मिशंस को इसरो के। टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड सर्विसेज प्रोवाइड करती है लॉन्च व्हीकल्स को। प्रिलिमिनरी ऑर्बिट को एस्टिमेट करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है इसरो के बिहाफ पर करना, ये सारा इनका काम होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोडियम आयन बैटरी। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली AR4 टेक जो है उन्होंने सोडियन एनर्जी ऑफ सिंगापुर के साथ पार्टनर किया है और वो सोडियम आयन बैटरी पैक्स बनाएंगे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए। तो ये सोडियम आयन बैटरीज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो सोडियम आयन बैटरी में लिथियम आयन की बजाय बस सोडियम आयन होते हैं, ठीक है? तो इसमें होता है कि सोडियम एटम्स जो है वो कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में और आयंस बन जाते हैं। अब इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें तो रेडिली अवेलेबल है, बहुत ही वाइडली अवेलेबल होता है सोडियम, आपको पता ही है। सेफ़ भी है, ये फ्लेमेबल भी नहीं होता और एक्सप्लोजन भी नहीं हो सकता इससे, ठीक है? शॉर्ट सर्किट वगैरह भी नहीं हो सकता। और ये बहुत ही लो कॉस्ट पे इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और लो एनर्जी यूज़ के लिए। लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होता है इसका, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गन जंपिंग। ये टॉपिक गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पेनल्टी लगाई है प्लैटिनम ट्रस्ट के ऊपर गन जंपिंग के लिए। गन जंपिंग क्या होता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन से पहले ही आपने कोई मर्जर या एक्विजिशन कर लिया तो उसको हम गन जंपिंग कहेंगे। मतलब आपने उनके सिग्नल देने के पहले ही आपने जो है वो ट्रांजैक्शन कर ली और अपना मर्जर कंप्लीट कर दिया, ठीक है? तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के 2002 के अंदर भी डिफाइन भी किया गया है। इसके अंदर जो है सेक्शन 43A ऑफ कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 कहता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पीनलाइज कर सकता है उन पार्टीज़ को जो ऐसे गन जंपिंग करते हैं, ठीक है? 1% ऑफ टोटल टर्नओवर या 1% ऑफ द टोटल असेट्स के लेवल पर जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिद्री वेयर। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली बिद्री वर्क पेयर ऑफ सुराही जो है तेलंगाना का, वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा को जो है वो गिफ्ट किया है। तो ये बिद्री वेयर जो है एक फॉर्म ऑफ मेटल हैंडीक्राफ्ट है जो जिसके ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंसेस हैं और ये कई सेंचुरीज से बनाया जा रहा है कर्नाटका के बिदर डिस्ट्रिक्ट में। बिद्री वेयर जो है इसको हम बामनी सुल्तान्स जो थे जिन्होंने 14th-15th सेंचुरीज़ में इस रीजन को जो है वो रूल किया था, उनको हम एट्रीब्यूट करते हैं। पहली बार इसको इंडिया में सूफ़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो है वो लेकर आए थे इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स। इसमें टर्किश, पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंसेस हैं
इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में एक टैग भी मिला हुआ है। बिदर जो है कर्नाटका का और हैदराबाद जो है तेलंगाना का, वो वाइब्रेंट सेंटर्स हैं बिदरी वेयर के। अगर हम बिदरी वेयर देखें तो ये अलॉय ऑफ कॉपर और जिंक से बनाया जाता है, मेटल कास्टिंग करके। जिंक कंटेंट इसमें रखा जाता है ताकि डीप ब्लैक कलर मिल सके। जो स्पेशल वैरायटी ऑफ सॉइल है बिदर फोर्ट में जो मिलती है, वो फाइनल ब्लैकनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। उसको अमोनियम क्लोराइड और वाटर के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है, जो कि इस बिदरी सरफेस के ऊपर जो है रब किया जाता है, जिससे कि डार्क जो है बॉडी हो जाती है, ठीक है, मेटल की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काशी कल्चर पाथवे। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मीटिंग हुई है G20 कल्चरल मिनिस्टर्स की वाराणसी में, और एक आउटकम डॉक्यूमेंट निकाला गया है काशी कल्चर पाथवे, जो कि यूनानिमसली एग्री किया गया है G20 मेंबर्स द्वारा। तो इसमें कहा गया कि कल्चर जो है वो एक इनेबलर है ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। G20 कल्चर मिनिस्टर्स ने सबसे पहली बार साल 2020 में रियलाइज़ किया था कि कल्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और 2021 में रोम डिक्लेरेशन में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, फॉर्मलाइज किया गया था। अब अगर हम इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में बात करें तो इंडिया ने ऑफ कोर्स फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम प्रमोट कर ही रहा है। इंडियन G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर 13 थीमेटिक वर्किंग ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक कल्चर भी है। जो कल्चर वर्किंग ग्रुप है वो कई तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स G20 मेंबर कंट्रीज़ में उनको इकट्ठे कर रहा है, और 4 प्रायोरिटीज सेट की गई हैं। प्रोटेक्शन और रेस्टिट्यूशन करना कल्चरल प्रॉपर्टी की, लिविंग हेरिटेज को जो है हार्नेस करना, कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना कल्चर को प्रमोशन के लिए। अब जो ये काशी कल्चर पाथवे डॉक्यूमेंट है, ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज को हमको रोकना है, जो खासकर सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इलिसिट ट्रैफिंग हो रही है जो आर्टिफैक्ट्स की, उसको भी कर्ब करना है, कल्चरल प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट करना है, ठीक है, फिर जो है प्रोटेक्ट भी करना है लिविंग हेरिटेज को। अब इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा कल्चरल हेरिटेज को डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, और वॉलंटरी डेटा एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे हम आपस में, ठीक है। एनहांस रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, अवेयरनेस रेजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे स्पेशलाइज्ड कल्चरल प्रोफेशनल्स की, जुडिशरी की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, ताकि इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी को रोका जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेली लॉ 2.0। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली टेली लॉ 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा। इसमें न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज दी जाती हैं सिटीजन्स को एक तरह से लीगल एड देने के लिए। प्रो बोनो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाती है, लीगल सर्विसेज, गाइडेंस, सपोर्ट, रिप्रेजेंटेशन जो है दी जाती है। टेली लॉ प्रोग्राम है क्या, अगर इसके बारे में हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको लॉन्च किया था 2017 में दिशा स्कीम के अंदर। जो नीडी या मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते लीगल एड, लीगल जो है सपोर्ट, तो उनको लीगल एड देने के लिए जो है ये लॉयर्स को जो है प्रो बोनो सर्विसेज जो है उपलब्ध कराने के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। सबको ये लीगल एडवाइजेस में मिल सकती है, ठीक है। सेक्शन 12 ऑफ लीगल सेक्शन 12 ऑफ LSA एक्ट जो है आपका, उसके अंदर ये ऑफ कोर्स एडवाइस मिलती है। और किस तरह के कंटेक्स्ट में ये लीगल एडवाइस मिल सकती है, यहाँ पर सारे जो है वो क्राइम्स जो है या फिर जो इश्यूज मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉली गन्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ नेवी जो है वो टेस्ट कर रही है प्लैनेट के मोस्ट पावरफुल कॉइल गन। तो ये कॉइल गन्स क्या होती हैं, ये कॉली नहीं है, कॉइल है, ठीक है, एक ये टाइपो है यहाँ पर। तो कॉइल गन्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन, जो कि हेल्प करता है हमारे प्रोजेक्टाइल्स को बहुत ही हाई स्पीड पर लॉन्च करने के लिए। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर जो ऑपरेट करता है। कैसे काम करता है ये, सीरीज ऑफ कॉइल्स जो है वो एक के ऊपर एक रखे लगाए जाते हैं बैरल ऑफ द गन में। ईच कॉइल जो है वो एनर्जाइज करता है एक दूसरे को, आगे वाले कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, और जो प्रोजेक्टाइल है उसको प्रोपेल करता है फॉरवर्ड, ठीक है। जितना बड़ा कॉइल गन होगी उतने ही जो है ज़्यादा अच्छे से फायर कर पाएगा वो प्रोजेक्टाइल को। अगर हम प्रोजेक्टाइल देखें तो फेरस या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होता है जो कि इंटरेक्ट करता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, और ये ऑफ कोर्स जो कि कॉइल्स जनरेट करती हैं। अब इसकी ट्रेडिशनल आर्टिलरी से क्या एडवांटेज है, हायर लॉन्च स्पीड है ऑफ कोर्स, इसको टाइम भी कम लगता है प्रिपेयर करने में, और ये गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करता है, बाकी केमिकल प्रोपेलेंट्स का भी इस्तेमाल नहीं करता है, जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। प्रिसीजन भी इसकी बहुत अच्छी है, हाईली एक्यूरेट होता है इसको जब फायर करते हैं तो, ठीक है। और बहुत ही कम इसकी रिकॉयल जो है वो जो है करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू फायर आर्म्स।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीथाकली। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेरीनाथ सीथाकली संगम जो मेंबर ग्रुप है केरला का, वो पहली बार केरला से बाहर परफॉर्म करने वाला है। सीथाकली क्या है, एक यूनिक सेंचुरीज ओल्ड आर्ट फॉर्म है जो कि पेरीनाथ में ही ओरिजिनेट हुआ, और ये पहली बार 150 ईयर्स बैक परफॉर्म किया गया वेदार और पुलायार कम्युनिटीज़ द्वारा। इसमें इंडियन एपिक रामायण द्वारा कुछ एपिसोड जो हैं वो लिए जाते हैं और उनको परफॉर्म किया जाता है। इससे पहले इसको खासकर ओणम के फेस्टिवल पर परफॉर्म किया जाता है। और ये इसमें जो प्रॉप्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सब नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि बैम्बू और पाम लीफ से बनाए जाते हैं। जो राम और लक्ष्मण के कैरेक्टर्स हैं उनको ग्रीन कलर में जो है वो अपेयर किया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So their first topic is State of India's Birds Report 2023. This topic is important for your environment section. According to State of India's Birds 2023 report, there has been a general decline in number of most of the bird species in the country, but there is a exception also, like for species like Indian peafowl, rock pigeon, Asian quail, and house crow. They are showing an increasing trend. Okay, so if we look at the State of India's Birds report, it has been prepared by a group of 13 government and non governmental organizations. And because there was no uh, authoritative report regarding the distribution on and range of our bird species, this effort has been launched. And this is the second edition of this report. The first one came in 2020, which has helped us in evaluating the distribution range size of about 942 birds. Indian birds. So this has placed Indian species into low, moderate, and high categories of conservation priority for India. If we look at the highlights of this report, then there has been an overall decline of 60% of the species. There has been long-term decline in them, and harmful pollutants in the food resources are responsible for it, especially the birds which are in Western Ghats and Sri Lanka biodiversity hotspot. They are rapidly declining in India. But there is also exceptions, like we talked about Indian peafowl, which has seen a 150% increase in the abundance and in its abundance. So uh, it is important that due to recent reports of crop damage, we have to investigate the impact of this on peafowl boom in both people and ecosystems. Okay, so what are the major threats to bird species? Of course, forest degradation, urbanization, energy infrastructure, environmental pollutants, climate change, because it is fueling avian diseases and illegal hunting and trade. Okay, so the way forward is that we should conserve specific group of birds, and we should monitor the bird populations over longer periods of time to understand their small scale changes in the bird population. We should converge river, water, or wasteland development policies so that they should not work in opposition to each other. Also, an action plan should be prepared to include citizen participation, so that who are of course an important contributor towards biodiversity conservation. So the next topic is Grand Cross Order of the Honor. This topic is important for your international relations. So Indian Prime Minister has was recently conferred with the Grand Cross of the Order of Honor by the Greek President in Athens. So this is the second highest civilian honor in Greece, and it is conferred to eminent personalities who have contributed to enhancing the stature of Greece. And this award was established in 1975. And this award is in the form of a star. And in the front side of that star, the goddess Athena is depicted. Okay, so if we look at about Greece, then it is located in southeastern Europe on the southern tip of Balkan Peninsula. Its official name is Hellenic Republic. So there are certain countries which border them. You can read it here. So the geography is rugged mountains, forests, and lakes, and the largest Greek island is Crete. Okay, so Crete. So Greek is often referred to as the cradle of Western civilization because of its contributions to philosophy, democracy, and literature, and it is home of the most famous ancient philosophers like Socrates, Plato, and Aristotle, and it gained independence from the Ottoman Empire in early 19th century. Its political system is parliamentary democracy, and the prime minister is the head of the government, who is the most important political power in the country. And the most spoken language there is Greek,
but Turkish is also spoken. So Olympic Games have its origin in ancient Greece, when in 776 BC the first Olympics Games were held in Olympia. There are also historical linkages between India and Greece, like India's contact with Greece began about 2500 years ago, and trading between modern kings and Greece was evidenced by coinage and writings. So Alexander's expedition led him to northwestern part of Indian subcontinent, and Arthashastra also talks about Yavan. Yavan means Greek. Ambassador in the king's court named Megasthenes. Gandhar art is also a fusion of Indian and Greek influences. If we look at about the political linkages, then diplomatic relations were established between the two countries in 1950. And on the matters of Jammu and Kashmir, Greece's position reflects our own concerns, and Greece also supports us on the permanent seat in the UNSC. The two-way trade has grown 4 times in the last 8 years, 6, 7 years rather, and bilateral defense cooperation is also increasing. If we look at the recent developments, then INS Chennai naval ship visited Suda Bay of Crete Island in July 2023, and there is also science and technology cooperation, especially between ISRO and Department of Space and the COSPAR, which is the space agency of Athens or Greece. And Dimitrios Galanos, he was a Greece who became the first European Indologist, and he translated many Sanskrit texts into Greek. And there is a considerable number of Indian community there also, about 11,000 plus Indian community members are there as per the 2011 Greek census. So the next topic is Shiv Shakti. This topic is important for your science and tech section. So PM Modi has recently announced that the point where Chandrayaan 3 lander has touched down will be named after Shiv Shakti, and this was announced while he was addressing the scientists at ISTRAC in Bengaluru, and the point where Chandrayaan 2 left its footprints will now be called Tiranga. Okay, so he also announced that 23rd August would be now called as National Space Day, and on this day now, national hackathons on space technology would be organized. Huge quiz competitions would be organized, and he also announced that India has become the fifth largest economy in the world, and that's why we are among the first world countries now. And ISRO has played a huge role in it. He also urged the younger generation to come forward and scientifically prove the astronomical formulas in the scriptures of India. And if we look at about ISTRAC is located in Bengaluru, and it is entrusted with the responsibility to provide tracking support for all the satellite and launch vehicle missions of ISRO. So it also estimates the preliminary orbit in space and also provides hardware and software developmental activities to ISRO's missions. So the next topic is sodium ion battery. This topic is important for your science and tech section. Recently, AR4 Tech has partnered with Sodium Energy of Singapore to make sodium ion battery packs for both domestic and export markets. So these type of batteries generate electricity through a chemical reaction, and instead of lithium ion, there is sodium ions. Okay, so sodium atoms in the cathode release electrons to the external circuit and become ions. So what are the benefits of sodium batteries? Of course, they are readily available. Sodium is widespread available. It is also safe because the chemical element in sodium batteries is neither flammable nor susceptible to explosions or short circuits. There is also low cost as compared to lithium ion, and there is also low temperature resistance. So the next topic is gun jumping. This topic is important for your economy section and also a governance section. So recently, Competition Commission of India has imposed a penalty on Platinum Trust for gun jumping, which is basically an act that you have merged or consummated a deal before CCI has given approval for the same. Okay, so this is expressly defined in the Competition Act of 2002 also, and as per section 43A of that particular act, CCI is empowered to penalize parties for gun jumping, and the penalty can be as high as 1% of the total turnover or 1% of the assets. So the next topic is Bidri ware. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently gifted Bidri ware pair of Surahi from Telangana to South African President Cyril Ramaphosa. So Bidri ware is a form of metal handicraft which has Persian influences, and it has been made for centuries by artisans from Karnataka's Bidar district. So it is renowned for its intricate handcrafted designs, and the origin of Bidri ware as a craft is attributed mostly to Bahmani sultans who ruled the region during 14th and 15th centuries.
So it was first brought to India by the noted Sufi Khwaja Moinuddin Hasan Chishti in the form of utensils, and it is an art form which has been developed in the kingdom, and it is a mixture of Turkish, Persian, and Arabic influences. It also enjoys a geographical indication registry. Bidar in Karnataka and Hyderabad in Telangana are the most vibrant centers of Bidri ware. So Bidri ware is manufactured from an alloy of copper and zinc by casting. Zinc content gives the alloy a deep black color, and craftsmen use small chisels to engrave the design using freehand etching. So a special variety of soil which is only found in the Bidar fort is used for final blackening process, and it is mixed with ammonium chloride and water to produce a paste which actually darkens the body of the metal. Okay. So the next topic is Kashi culture pathway. This topic is important for your art and culture section, also your international relations. So at the recent meeting of G20 culture ministers in Varanasi, the outcome document has been made and it is called the Kashi culture pathway. So it has been unanimously agreed by all members. So culture has been recognized as an enabler of growth and sustainable development, and it was first recognized. Its importance was first recognized in 2020, and this was given an agenda or through a culture working group in 2021 in the form of Rome Declaration. So under India's presidency, we already are having philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam as one of the important themes of G20. So India's G20 presidency also has 13 thematic working groups. One of them, of course, is the culture working group, and the priorities set forth by this Indian presidency are protection and restitution of cultural property, harnessing living heritage for sustainable future, promotion of cultural and creative industries, and leveraging digital technologies for promotion of culture. So the outcome document, the Kashi culture pathway, also highlights that we need to address destruction of cultural heritage in situations of conflict, curbing of illicit trafficking of artifacts, restitution of cultural property, and also the need to protect living heritage. So the document says that the nations should unite against destruction of cultural heritage, and we should strengthen and by effective global coalition and cooperate in the form of voluntary data and information exchange to stop illicit trafficking of cultural artifacts. Okay. So the next topic is Law 2.0. This topic is important for your governance section. So Law 2.0 initiative has been launched by Department of Justice, Ministry of Law and Justice. So this uh, Law Services program has been fused with Nyay Bandhu Pro Bono Legal Services to enhance citizen accessibility to legal aid. So the integration of legal guidance, support, and representation through a single registration process is basically a commitment to nurture a digitally literate and empowered people or population. So what is Telelaw program? So it was launched by Department of Justice under Disha scheme, and it connects needy and marginalized people in need of legal aid with the panel lawyers through video conferencing, and the service can also be accessed through Telelaw mobile app. And basically it is made legal advice is made available to everyone under the Telelaw scheme, and under the section 12 of LSA Act of 1987. So what are those legal matters which can be heard through or which can on which legal advice can be taken? So these are mentioned here: dowry, sexual harassment, maintenance of women, rights regarding property and land, etc. So the next topic is coil guns. This topic is important for your security section. Chinese Navy is testing planet's most powerful coil gun, which is a type of electromagnetic weapon. It will work on the principle of electromagnetic induction, and it will be able to launch projectiles with extremely high speed in the blink of an eye. Okay, so how does it work? So it works through a series of coils arranged along the barrel of the gun, and each coil is energized one after another to create a magnetic field, and it can propel a projectile forward. So the larger a coil gun, the better would be its ability to fire projectiles. So what is a projectile? Basically, it's a ferrous or magnetic object, and it needs to have magnetic properties to interact with the electromagnetic fields which are generated by the coils. So what are the advantages over traditional artillery? So higher launch speeds and a shorter preparation time. Coil guns also do not use gunpowder or other chemical propellants. They are highly accurate, and they have much lower recoil compared to firearms.
So the next topic is Sithakali. This topic is important for your art and culture section. So Perinath Sithakali Sangam member group is all set to perform outside Kerala for the first time. And Sithakali is a unique centuries old art form which is believed to have originated it at Perinath in Kollam district of Kerala. So this art form was first performed some 150 years back by the people of Vedar and Pulayar communities. So it is based on certain episodes taken from Indian epic Ramayana, and in the early times Sithakali was performed as part of harvest festival Onam. So the props and instruments which are used during performance are all made of natural materials like bamboo and palm leaves, and the characters of Ram and Lakshman, they also appear in green, which since the color is used to represent gods and goddesses in Kathakali. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.